Hello children, welcome back to the channel. Today we are continuing with the third chapter of civics, that is the President and the Council of Ministers. और आज का टॉपिक है Council of Ministers. अब Council of Ministers are part of the executive body और executive body में हमने क्या क्या पढ़ा था, कौन कौन शामिल है? The President, who is the head of the state. When I say state, it means country because India bhi union of states hai. Then the vice president, then the prime minister, then the council of ministers, and then of course the attorney general of India, who is the legal advisor of India. So these are the people who are part of the union executive. ओके प्रेसिडेंट हम कवर कर चुके हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी कवर कर चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर लास्ट वीडियो में हमने कवर किया है. टुडे वी आर गोइंग टू कवर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, they are collectively responsible to the लोक सभा. collectively responsible का क्या मतलब होता है? जो भी decisions लिए जाएंगे वो collective होंगे. अगर it is being said that the council of ministers, they swim together and they sink together. तो जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है प्रधानमंत्री के अगेंस्ट या उनके काउंसिल के अगेंस्ट, तो कोई एक मेंबर रिजाइन नहीं करता है, पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अलोंग विद द प्राइम मिनिस्टर हैज टू resign. So that is why they are collectively responsible to the Lok Sabha. अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज हेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. इनके जो हेड होंगे वो प्राइम मिनिस्टर होंगे. और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो सब पार्ट होगा, एक छोटा पार्ट होता है, वो है यूनियन कैबिनेट, जो सारे सुप्रीम डिसीजंस लेता है. दैट इज द मेन पॉलिसी मेकिंग इज डन बाय दैट कैबिनेट. So only the prime minister with the rank of cabinet ministers are the member of the union cabinet as per the article 352. ये हम समझेंगे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कितने पार्ट्स हैं. लेट्स अंडरस्टैंड दिस वे. ये हो गए आपके प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर. उनके जो सबसे क्लोजेस्ट होते हैं वो होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर. कौन होता है? कैबिनेट मिनिस्टर. ओके, कैबिनेट मिनिस्टर के बाद जो सेकंड पोजीशन आती है वो आती है मिनिस्टर ऑफ स्टेट की. मिनिस्टर ऑफ स्टेट. अब मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज भी होता है कुछ के पास. वो हम अभी समझेंगे क्या होता है. और जो लास्ट पार्ट है वो है डेप्यूटी मिनिस्टर की. दिस इज डेप्यूटी मिनिस्टर. तो प्रधानमंत्री जो होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड होते हैं और इन सब को मिला के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोला जाता है. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. प्रधानमंत्री हो गए, जो सबसे क्लोज हैं उनके वो हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, जो सारे पॉलिसी मेकिंग्स करते हैं. फिर उनसे जो नीचे रैंक के हैं वो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट. अब मिनिस्टर ऑफ स्टेट असिस्ट भी कर सकते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स को, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स के पास इंडिपेंडेंट चार्ज भी हो सकता है. कुछ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स के पास इंडिपेंडेंट चार्ज होता है, वो फिर इंडिपेंडेंटली पोर्टफोलियोज होल्ड करते हैं और वो किसी को रिपोर्ट नहीं करते, वो डायरेक्टली पार्लियामेंट को रिपोर्ट करते हैं. The junior most is the deputy minister, who are young and inexperienced, and they assist the cabinet minister. So they do not have any independent charge. They are assisting the cabinet minister. So this whole group is called council of ministers.
अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लोकसभा एंड राज्यसभा के 15% मेंबर ही बन सकते हैं। अब लोकसभा में जो प्रैक्टिकली 545 सीट्स पे इलेक्शन होता है और इधर 245 सीट पे इलेक्शंस होते हैं, और इसका 15% जो होगा वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे। सपोज इसके 15% 90 मेंबर्स हुए, तो 90 मेंबर्स में 20 से 25 मेंबर्स ही कैबिनेट मिनिस्टर होंगे। कौन होंगे? 20 से 25 मेंबर ही कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे। तो वेरी फ्यू मिनिस्टर्स विल बी कैबिनेट मिनिस्टर्स इस रैंक पे, और बाकी जो मेंबर्स होंगे वो आइदर मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होंगे, या उनको इंडिपेंडेंट चार्ज मिलेगा, या फिर वो डेप्यूटी मिनिस्टर्स होंगे। So that is how the formation of the Council of Ministers is done according to the ratio of the Lok Sabha and Rajya Sabha. So according to the 91st Amendment Act of 2003, it is mentioned in the amendment that the Council of Ministers will be 15% of the strength of Lok Sabha or the state legislatures. ठीक है, state legislature या लोकसभा के होंगे. So in case of smaller states, the maximum ministers are allowed is 12. अगर state legislature की बात करें तो 12 होंगे, और अगर यूनियन लेजिस्लेचर की बात करें that is लोकसभा, तो स्ट्रेंथ होगी 15% उसकी. Now comes the composition of deputy ministers and the cabinet minister. Deputy minister, they are the junior most group and they are responsible to assist the cabinet. उनका काम ही है कि cabinet को assist करे in performing their administrative, political and parliamentary duties. So they are not the members of the cabinet and they never take part in the cabinet meeting. Meeting में उनको ना बुलाया जाता है, ना वो participate करते हैं, और वो junior most होते हैं. Cabinet ministers, the most important portfolios are being held by these ministers. Important portfolios क्या है? Like the home minister, the finance minister, the defense minister, the railway minister, the foreign affairs minister. So these are some of the important ministers of the government जो बहुत ही खास होते हैं प्रधानमंत्री के. उनको ये पोर्टफोलियोज दिए जाते हैं. लाइक अमित शाह हो गए, वो होम मिनिस्टर है. राजनाथ सिंह हो गए, वो डिफेंस मिनिस्टर है. निर्मला सीतारमन हो गई, वो आपकी फाइनेंस मिनिस्टर है. एस जयशंकर हो गए, वो फॉरेन मिनिस्टर हैं. तो दे ऑल आर पार्ट ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर्स. नाउ दे आर, their duty is to have meetings, make policies. जितनी भी important policies हैं, जितनी भी important decision making policies हैं, वो सब के सब इन cabinet ministers के द्वारा ली जाती हैं. So they hold important portfolios. अब आते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स. मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स कैबिनेट के बाद आते हैं. नाउ दे आर द जूनियर और द सेकंड कैटेगरी. ये हो गए फर्स्ट, ये हो गए सेकंड, और ये हो गए थर्ड. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था यहाँ पे. ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. तो इस तरह से इनके स्टैंडर्ड्स तय हैं. So they may either be given, minister of state में either they can be given independent charge, or let me write it here. Okay. Or they might be attached to a cabinet minister. दोनों ही चीजें हो सकती हैं. उनको इंडिपेंडेंट चार्ज भी दिया जा सकता है, या फिर उनको कैबिनेट मिनिस्टर को के साथ अटैच कर दिया जा सकता है, उनको असिस्टेंट बनाया जा सकता है उनका. दूसरी चीज, ये कैबिनेट की मीटिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन लेनी हो तो इनको मीटिंग में बुला लिया जाता है. तो अगर इनको इनवाइट किया जाता है तभी ये मीटिंग में आते हैं. अदरवाइज दे आर नॉट पार्ट ऑफ द कैबिनेट
meeting. So और independent charge जिसके पास है, they perform the same function of the as the cabinet minister. They exercise the same power as the other cabinet ministers do. So that is the Minister of States. So after the composition of the Council of Ministers आते हैं powers and functions of the Council of Ministers. Administrative power पहले discuss करते हैं. सबसे पहला जो काम है Council of Ministers का है वो है policy making. वो एक बॉडी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो पॉलिसीज बनाती है, बोथ एक्सटर्नल एंड डोमेस्टिक पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, और इंपॉर्टेंट मैटर्स पे बनती हैं पॉलिसीज लाइक डिफेंस, इकोनॉमिक पॉलिसी, सिक्योरिटी नीड्स एंड ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स. ये सारे जो इंपॉर्टेंट पॉलिसीज हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इस पे वर्क करती है. तो पॉलिसी मेकिंग इनका पहला फंक्शन है. दूसरी चीज है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज. ये जो पॉलिसीज बन रही हैं इन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट भी कराना है. इम्प्लीमेंट मतलब लागू. तो लागू कैसे होगा? जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं या डेप्यूटी मिनिस्टर्स हैं वो इन पॉलिसीज को पहले तो स्क्रूटनाइज करते हैं, एक बार चेक रीचेक करते हैं, फिर वो फॉरवर्ड करते हैं सिविल सर्वेंट्स को. सिविल सर्वेंट्स कौन हुए? जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, आईएएस आईपीएस यूपीएससी के एग्जाम्स के थ्रू जो क्वालिफाई होके आते हैं वो है सिविल सर्वेंट्स. और ये सिविल सर्वेंट्स इस डिपार्टमेंट में होते हैं, जिस भी डिपार्टमेंट में अपॉइंटेड होते हैं वो इनको इम्प्लीमेंट करते हैं. सो द पॉलिसीज दैट आर मेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स are implemented, and who makes sure they are implemented properly? The Minister of State and the Deputy Minister, along with the civil servants, where the policies are forwarded to them for the implementation of the decision. तो ये है second power Council of Minister की. अब आते हैं the Council of Ministers also अपॉइंटमेंट डायरेक्टली नहीं करते, बट वो प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को सलाह देते हैं. उनकी सलाह पे ही राष्ट्रपति इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स करते हैं, लाइक द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, द गवर्नर ऑफ ऑल द स्टेट्स, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अटॉर्नी जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, एंड ऑफ कोर्स अदर डिग्नेटरीज. तो इनका अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति बिना इनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पे के बिना नहीं कर सकते. दिस विल बी अनदर फंक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. एंड इन द एंड दे आल्सो कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट. तो कैबिनेट के पास ये पावर है कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में उनको इंश्योर करे कि जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो रही हैं कि नहीं, थ्रू कोऑर्डिनेटिंग वेल विद द अदर डिपार्टमेंट्स. तो ये हो गए एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स. अब आते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स पे. पावर्स टू इनिशिएट बिल. भाई जितनी भी इंपॉर्टेंट पॉलिसीज हैं वो बिल के फॉर्म में, almost 95% of the bill in the legislatures are initiated by the cabinet. तो ये जितने भी important bills हैं they are introduced by the cabinet, and then through various stages of the legislature they try to get it passed by the parliament with their party support. majority में होते हैं तो आसानी से पास हो जाता है. तो that is how they initiate a bill. That is also the duty of the cabinet ministers. अब president जो joint meeting address करते हैं दोनों houses के, उसमें जो address speech होती है वो भी cabinet draft करके देती है राष्ट्रपति को. तो that is the legislative power of the Council of Ministers in regard to the president. Next is amendment to the constitution. बिना अप्रूवल के कैबिनेट के कोई भी अमेंडमेंट पॉसिबल नहीं है. Then summoning of the parliament. समन करना मतलब बुलाना. जब प्रेसिडेंट, जनरली प्रेसिडेंट समन्स द पार्लियामेंट,
तो वो समन भी कौन इनिशिएट करता है? जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स है, वो सलाह देती है राष्ट्रपति को कि आप अब पार्लियामेंट का सेशन बुलाइए। तो ये उनकी सलाह पे ही राष्ट्रपति ये पार्लियामेंट के सेशंस को समन करते हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज टू पास एन ऑर्डिनेंस। वो ऑर्डिनेंस भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे ही प्रेसिडेंट पास करते हैं व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। सो दैट इज अगेन अनदर पावर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। नाउ दे आर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। लोगों तक अगर किसी ने कोई मिनिस्टर से सवाल पूछ लिया तो उसका जवाब अपने सेक्रेटरीट के साथ मिलके, दैट इज द सिविल सर्वेंट ऑफ दैट डिपार्टमेंट, वो पब्लिक तक पहुंचाते हैं थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव। लोगों को पता होना चाहिए कि क्या काम हो रहा है, तो दे आर द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन उनके पास होती है, तो दे ensure that they provide information to the public through their representatives. Now comes the financial power. जो budget है, the annual budget is prepared by the cabinet. जो finance minister है वो prepare करते हैं budget, and finance minister is part of the cabinet. Tell me who is the finance minister of India? अभी रिसेंटली 2 फरवरी को उन्होंने इंटरिम बजट अपना पास किया है, तो यू शुड बी नोइंग हु इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया. सो just not passing the annual budget, but also they propose all kind of taxes, expenditures made by the cabinet. So it is the duty of the finance minister to present the budget, and it is expected to be passed in the parliament whenever the finance minister passes the budget. Now money bill is also introduced by these ministers in the Lok Sabha. यही initiate करते हैं money bill को. जितने भी तरह के taxes हैं, imposition of the taxes or reduction or abolition of the taxes is also done by the finance ministry. तो ये सब finance ministry के powers हैं, and finance ministry is part of the cabinet. अब आते हैं इमरजेंसी पावर पे. अगर प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं, जो उनके पास पावर है, नेशनल इमरजेंसी, हमने 3 तरह की इमरजेंसीज की बात की थी, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी. तो अगर प्रेसिडेंट कोई नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं अंडर आर्टिकल 352, तो अकॉर्डिंग टू द 44th अमेंडमेंट he can only do so after the written recommendation of council of ministers. बिना council of ministers के recommendation पे राष्ट्रपति emergency declare नहीं कर सकते. तो you know who has the real power. The president is just the nominal head. The real executive powers lies with the prime minister and his team, that is the council of ministers. फाइनेंशियल पावर्स और इमरजेंसी के पावर्स के बाद अब आते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसको डिस्कस करेंगे, इस पे क्वेश्चन बनता है बोर्ड में. सो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आर्टिकल 75 कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है, और ये बहुत क्लियरली स्टेट करता है, that the council of ministers are collectively responsible in the लोक सभा. जो भी डिसीजंस कैबिनेट लेगी वो हर मिनिस्टर पे एप्लीकेबल होगा. ये बाकी मिनिस्टर्स ये नहीं कह सकते कि हमें पता नहीं था, हम नहीं जानते, ये हमारा डिपार्टमेंट नहीं है. नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट. They work as a team. That means they swim together and they sink together. So that is the phrase used for the Council of Ministers, which clearly expresses that they have a collective responsibility. Now, when the Lok Sabha passes a no confidence motion, तो उस वक्त जो Council of Ministers है, along with their Prime Minister, have to resign. ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें से कुछ मिनिस्टर्स रिजाइन करें और कुछ ना करें. सारे मिनिस्टर्स एक साथ रिजाइन करेंगे, फिर चाहे वो राज्यसभा से भी कोई मिनिस्टर्स क्यों ना आए हों. तो दैट इज व्हाट
collective responsibility means. And Council of Ministers can also advise the President to dissolve the Lok Sabha. अगर उनको ये लगता है कि the House does not represent the view of the electorate faithfully, तो वो उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि आप फ्रेश इलेक्शन कराइए, राज्यसभा और लोकसभा को आप भंग कर दीजिए. तो ये होता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये 3 पॉइंट्स हैं और इनको याद रखो और ट्राई टू अंडरस्टैंड इट एंड देन लर्न इट. अब आते हैं इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे. सॉरी, दिस शुड बी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके, नाउ आर्टिकल 75 फिर क्या कहता है कि the Council of Ministers, they also contain the principle of individual responsibility. वो सिर्फ collective responsibility नहीं है, उनकी individual responsibility भी है. तो if a state minister holds an office during the pleasure of the president, which means that president has the power to remove a minister who enjoys the confidence of Lok Sabha. अगर प्राइम मिनिस्टर ने राष्ट्रपति को ये कह दिया कि हाँ इनका काम ठीक नहीं है, इनको इनके पद से हटाया जाए, तो प्रेसिडेंट उनको हटा देंगे. उस कंडीशन में पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या पूरा कैबिनेट नहीं हटेगा, वो पर्टिकुलर मिनिस्टर हटेगा ऑन द बेसिस ऑफ हिज और हर परफॉर्मेंस. सो हाउएवर द प्रेसिडेंट रिमूव्स द मिनिस्टर ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. प्रधानमंत्री के एडवाइस पे ही वो हटाते हैं, बट वो हटा सकते हैं. तो ये हो गया इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी. आप अपना काम सही से, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी से कीजिए. अदरवाइज देयर इज अ चांस दैट यू माइट बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द recommendation of the prime minister. Now comes the difference between council of ministers and cabinet. तो members क्या है? All the 3 categories we have already discussed. ये छोटा सा चार्ट है, इसको समझ लो. इसको हम पहले डिस्कस तो कर चुके हैं. 3 कैटेगरीज होती हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट की, डेप्यूटी मिनिस्टर की और कैबिनेट मिनिस्टर्स की. तो ये 3 पढ़ चुके हैं. इट इज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इट इज अ स्मॉलर बॉडी. कैबिनेट छोटी बॉडी होती है, हमने पूरे डायग्राम के साथ पढ़ा है. which hold very important portfolios. Those ministers hold very important portfolio: home minister, finance minister, defense minister, foreign affairs minister. फिर council of collective functions होते हैं इनके. It does not meet as a body to transact government business, पर यहाँ पे they meet as a body to transact government business. इनकी मीटिंग नहीं होती है मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स और डेप्यूटी मिनिस्टर्स की, पर कैबिनेट की मीटिंग रेगुलरली होती है. फिर सुप्रीमेसी ऑफ द कैबिनेट, जो बाकी 2 मिनिस्टीरियल पोस्ट हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स और डेप्यूटी मिनिस्टर्स, ये क्या कहते हैं कि इतने बड़े नहीं है एज कंपेयर टू द कैबिनेट. तो कैबिनेट इट डायरेक्ट्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स to take the policy and decisions which are binding on all ministers. तो जो कैबिनेट पॉलिसी फॉर्म करेगी वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को फॉलो करना होगा. फिर इम्प्लीमेंटेशन, ये जो भी कैबिनेट डिसाइड करती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उसको फॉलो करते हैं. कैबिनेट क्या करती है? वो सुपरवाइज करती है और इम्प्लीमेंट करती है अपने डिसीजंस थ्रू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोनों की. दे बोथ have collective responsibility in the Lok Sabha. ये हो गया चार्ट. डिफरेंस बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट मिनिस्टर्स भी आता है. That is the chapter that ends here. I hope it is clear to you, and please let me know if there is a doubt or a query. Till then, thank you everyone.